Assalamu alaikum, welcome back to another video. So today we are discussing organic chemistry. आज हमारी आखिरी वीडियो होगी in which we will discuss carboxylic acid, acidification, polymerization, fractional distillation of petroleum and cracking of hydrocarbons. Carboxylic acids start करते हैं. थोड़ा सा काम रहेगा concentrate होके कॉन्सेंट्रेशन से सुने इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो के अंदर हम लोग खत्म करेंगे. कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होता है? हमने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड एक अपनी होमोलोगस सीरीज बनाती है विच कंटेन्स द COOH फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप. एक स्ट्रक्चर को देख हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक चीज कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं? तो ये जो COOH है ये हमें आइडेंटिफाई करता है कि दैट दिस स्ट्रक्चर इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. स्ट्रक्चर से पहले जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n plus 1 COOH इज आवर जनरल फार्मूला. स्ट्रक्चर पे बात करते हैं. सबसे पहले हमारे पास मीथेनोइक एसिड है. मीथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH2O2 एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है HCOOH. अब मैंने इस तरह ड्रॉ किया हुआ है, आप इसको नॉर्मल तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरह के कार्बन HCOOH इस तरह भी कर सकते हैं. OH को खाली भी इस तरह OH एज अ सिंगल भी शो कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप इसको एज अ सेपरेट बॉन्ड शो कराएं. ठीक है, ये हमारा होता है मीथेनोइक एसिड. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4O2 एंड इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है CH3COOH. देख सकते हैं CH3COOH. देन वी हैव प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H6O2 एंड इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है CH3CH2COOH. तो आप देख सकते हैं CH3CH2COOH. द लास्ट वी हैव ब्यूटेनोइक एसिड which molecular formula है C4H8O2 and structural formula है CH3CH2CH2COOH. आप देख सकते हैं CH3CH2CH2COOH. मैंने इधर एक नोट बना के लिखा हुआ है कि प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर बाय योरसेल्फ. मैंने भी हाथ से ड्रॉ किए हैं. जब तक आप हाथ से ड्रॉ नहीं करेंगे आपके हमेशा स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस में मार्क कटेंगे. ठीक है, पेपर ने और आप इस पे प्रैक्टिस करते रहें. स्पेशली एस्टर्स अभी जो हम आगे करने वाले हैं, जितने भी हम लोग के बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनको ड्रॉ करें, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ एक बेसिक जिस्ट बता सकता हूँ कि क्या हो रहा है, बट मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा सकता. जितनी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, मैंने आपके सामने सारे स्ट्रक्चर्स खुद ड्रॉ किए हैं ताकि आपको आइडिया हो गया आप जब खुद ड्रॉ करेंगे तो किस तरह रिजल्ट आना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सबसे पहली चीज बॉइलिंग पॉइंट. हमें पता है कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि रिलेटिव मोलर मास इंक्रीजेस. रिलेटिव मोलर मास जब इंक्रीज होगी तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स. So gradual increase in boiling point as relative molar mass या relative molecular mass increases, so more energy is required to overcome strong intermolecular forces between carboxylic acid molecules. Clear? Then we have solubility. Solubility हमने क्या कहा कि the only first few members of the homologous series are soluble in water, the rest are insoluble. ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. देन वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहले तो एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, विच मैं इस पर इतना टाइम जाया नहीं करूंगा, मैं जल्दी से स्किम थ्रू करूंगा. क्यों? क्योंकि अगर आपको एसिड बेसिस की समझ नहीं है तो आप पहले जाके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की वीडियो देखें, बिकॉज दिस इज आवर लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक, इनफैक्ट लास्ट वीडियो ऑफ केमिस्ट्री कोर्स वाइज. फिर हम लोग 5 पेपर्स करेंगे, लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टीज पर मैं टाइम नहीं ज़ाया करूंगा, जल्दी स्किम थ्रू करेंगे नोट्स को. सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है हमारे, वो वीक एसिड्स होते हैं. वीक एसिड्स का मतलब दे पार्शियली डिसएसोसिएट्स और partially ionizes in water to release H positive ions and it turns blue litmus red. मतलब इसकी जो pH है it is less than 7. अब एक एग्जांपल क्या है, मैं जब कह रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इथेनोइक एसिड है. इथेनोइक एसिड को ये क्या बन जाएगा? ये इथेनोइड आयन बन जाएगा, H पॉजिटिव आयन बन जाएगा. दिस विल बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन. देन हमारे पास जो बेसिक 3 रिएक्शन है एसिड्स के, वो हमें पता है. सबसे पहले रिएक्शन विथ, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले रिएक्शन हमारा रिएक्ट्स विथ मेटल्स. हमें पता है जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी. सिमिलरली सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन रही है, लेकिन इस सॉल्ट को हम लोग देंगे मैग्नीशियम इथानोएट.
Then we have second, it reacts with carbonates. हमें पता है whenever a metal reacts with whenever an acid reacts with metal carbonate, हमेशा salt, water and carbon dioxide बनेगा. इस केस के अंदर जो हमारे पास salt बन रही है उसको हम कह देंगे सोडियम इथानोएट. देन आखिरी हमारे पास reacts with bases, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, बेस है साथ एसिड है, क्या बन गया, सॉल्ट एंड वाटर बन गया. ठीक है, अगेन ये भी सोडियम इथानोएट ही है, सोडियम इथानोएट है. पहली हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होगी जो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज है. दूसरी है प्रोडक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड. जो ये जो प्रोडक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड है, इसकी जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम लोग अपने अल्कोहल वाले नोट्स के अंदर जाके भी लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर अल्कोहल बन रहा है. इनफैक्ट जो हमारे एस्टरिफिकेशन है वो भी हमारी अल्कोहल की प्रॉपर्टी है. तो आप लोगों ने अगर अल्कोहल की नोट्स में जाके मेंशन करना है तो करा दें. मैंने अल्कोहल वाली वीडियोस के अंदर क्यों नहीं समझाया, वो मैंने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि आप लोगों को पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का पता नहीं था. अच्छा, पहले हम लोग पता चलते हैं इथेनोइक एसिड बनता कैसे है. पहला तरीका है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय एसिडिफाइड KMnO4 अपॉन हीटिंग. तो जब हम लोग इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे अंडर एसिडिफाइड KMnO4 और उसको हीट करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, जो इस केस में इथेनोइक एसिड बन रहा है, और वाटर बनेगा. दूसरा तरीका है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल बाय ऑक्सीजन इन एयर. तो इथेनॉल है, ऑक्सीजन है, इसने रिएक्ट करके क्या बन गया, इथेनोइक एसिड और वाटर बन गया. ठीक है जी. अब जो इसकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इट रिएक्ट्स विद अल्कोहल्स टू फॉर्म एस्टर्स. एस्टरिफिकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं. प्रोसेस पहले समझते हैं. होता क्या है, व्हेन वी वार्म इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड in the presence of H2SO4, in the presence of sulfuric acid as catalyst, we will produce ethyl ethanoate which is ester. पहले इसको फिगर को देखने से पहले मैं आपको समझा दूं कि ये नाम किस तरह आया है. जो भी हमारे पास अल्कोहल होगा उससे हमारा पहला वाला लफ्ज बनेगा विच इज आइल, और जो इथेनोइक एसिड है, जो भी एसिड होगा उससे हमारा आखिरी वाला बनेगा O8. मतलब कि अगर हमारे पास इधर इथेनॉल है तो इधर बन गया इथाइल. अगर हमारे पास ये ब्यूटेनॉल होता तो ये बन जाता ब्यूटाइल. सिमिलरली ये प्रोपेनॉल होता तो ये बन जाता प्रोपाइल. इधर इथेनोइक एसिड है तो इसकी वजह से क्या बन गया, इथानोएट बन गया. अगर ये प्रोपेनोइक एसिड होता तो दिस वुड हैव बिकम प्रोपेनोएट, एंड सिमिलरली अगर ये ब्यूटेनोइक एसिड होता तो दिस वुड हैव बिकम ब्यूटेनोएट. सही है. तो इसलिए यहाँ से नाम बना इथाइल इथेनोएट, और इस इथाइल इथेनोएट को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं. स्ट्रक्चर पहले समझें. देखिए, मैं स्ट्रक्चर को एक या दो एग्जांपल ही करा सकता हूँ. स्ट्रक्चर आपको एक दफा बेसिक जिस्ट हो गई, बेसिक समझ आ गई कि हो क्या रहा है, देन आपने खुद प्रैक्टिस करनी है. मेरी बात सुने, हो क्या रहा है, देखें, अंडरस्टैंड करें. पहले हमारे पास जो एग्जांपल है इसके अंदर हमारे पास इथेनॉल है, उसने रिएक्ट किया इथेनोइक एसिड के साथ, तो क्या बन गया, एस्टर बन गया. अब ये हो किस तरह है, अब ये स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे, मेरी बात सुने. सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक OH और एक H निकाल के वाटर बना देंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, एक OH और एक H निकाल के हम वाटर बना देंगे. OH, H हमारा कहाँ से आएगा, H हमारा एसिड से आएगा, OH हमारा इथेनॉल से आएगा. या आप OH यहाँ से निकाल लें, H इससे निकाल लें, डजेंट मैटर, आपने H2O बनाना है. एक वाटर आपने सेपरेट बाय प्रोडक्ट बन गया. अब बाकी जब हम लोगों ने वाटर को हटा दिया तो बाकी जितना रह जाएगा उसको हम लोगों ने क्या करना है, उसको हम लोगों ने उसको स्ट्रक्चर को ज्वाइन करना है. और ज्वाइन किससे करेंगे, इससे करेंगे, C डबल बॉन्ड O. कू जो जिसको हम लोग कहते हैं ना, कू, C डबल बॉन्ड O. तो ये जो होता है ना, ये हमारे पास होता है एस्टर लिंकेज, और ये लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक स्ट्रक्चर को हमें एक स्ट्रक्चर दे दिया, अननोन स्ट्रक्चर, हम आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं कि कुछ चीज एस्टर है कि नहीं. सो वी विल नो बाय सीइंग दिस एस्टर लिंकेज. जब C डबल बॉन्ड O का लिंकेज होगा, उस लिंकेज को कहते हैं एस्टर लिंकेज. तो एस्टर लिंकेज बनाना है. एस्टर लिंकेज हम लोग इन दो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को ज्वाइन करेंगे और OH और H को निकाल के एक सेपरेट बाय प्रोडक्ट बन जाएगा वाटर. अब आप लोगों ने क्या करना है, जितने पॉसिबल एस्टर्स बन सकते हैं सबकी आप लोगों ने एक A4 शीट लें एंड ड्रॉ देम, अपने हाथ से बनाएं. और मैं आपको बताता हूँ एस्टर्स के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं. एस्टर के हमारे पास 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, जिसके अंदर 1 मार्क होगा आपका कि जी बताएं, नेम दिस एस्टर. आपने नेम कर दिया जी इथाइल इथेनोएट. सेकंड मार्क आपका आएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एस्टर यू मेंशन्ड. तो उसके अंदर एरर कैरी फॉरवर्ड होता है. अगर आपने मतलब
करेक्ट बना दिया उसके अकॉर्डिंगली, जो भी आपने आंसर लिखा है तो आपने ये बना दिया, इसका 1 मार्क मिल जाएगा। अक्सर एग्जामिनर हमारे लीनियंट होते हैं क्योंकि 1 मार्क होता है, तो अगर आपने ये करेक्ट एस्टर लिंकेज शो कर दिया ना और बाकी आपने नंबर ऑफ कार्बन मैसअप कर दिए तो फिर भी आपको मार्क मिल जाता है। लेकिन हमेशा ट्राई करें कि अपना एस्टर सही बनाए और एस्टर लिंकेज शो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स हो गए। तीसरा मार्क आ जाएगा कि जी इसकी यूजेस बताएं एंड चौथा मार्क आ जाएगा इसकी प्रॉपर्टीज बताएं। तो एस्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर वोलेटाइल, दे आर लेस रिएक्टिव, और उनकी एक स्पेशल क्या होती है कि इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटी टेस्ट एंड स्मेल, जिसकी वजह से दे आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल फ्रूट जूसेस, परफ्यूम एंड आर गुड सॉल्वेंट्स। ये जो है ना परफ्यूम एंड आर गुड सॉल्वेंट्स, ये हमारे मार्किंग स्कीम में सबसे ज्यादा मेंशन हुई होती है। आर्टिफिशियल फ्रूट जूसेस बहुत बहुत रेयर ही होती है, तो आपने सबसे ज्यादा याद क्या करनी है? गुड सॉल्वेंट्स एंड परफ्यूम। यहां तक हम लोगों ने एस्टरिफिकेशन एंड इथेनोइक एसिड्स मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे डिस्कशन कर लिया। अगेन मैं एक दफा एस्टर पे थोड़ा सा फिर जाना चाहूंगा ताकि आई बॉन्ड के आप लोगों को क्लियर हो जाए। एस्टर में क्या बनाएंगे? एस्टर कब बनता है? व्हेन वी वार्म इथेनॉल विद व्हेन वी वार्म एन अल्कोहल विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वी विल प्रोड्यूस एन एस्टर। एस्टर बनेगा किस तरह? आप सबसे पहले एग्जाम में बेशक 1 मार्क हो, आप क्या करेंगे? आप 2 अलग पहले आप अल्कोहल का बनाएंगे, फिर आप अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का जिस तरह मैंने बनाया है उस तरह बनाएंगे। फिर आपने क्या करना है? आपने OH और H निकाल के एक वाटर बाई प्रोडक्ट बना देंगे, आप लिख देंगे प्लस H2O अलग कर देंगे, और बाकी जितना ये स्ट्रक्चर रह गया, बाकी ये स्ट्रक्चर जितना रह गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर एज इट इज इधर आ गया, साथ इसको यहां से लिंक किया और ये दूसरा स्ट्रक्चर आ गया जिससे लिंक किया, वो है एस्टर लिंकेज कार्बन डबल बॉन्ड OO। ये शो कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस्टर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, यूजेस पढ़ी, यहाँ पे हमारी एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होती है। नाउ वी हैव पॉलीमराइजेशन, मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमराइजेशन। मैक्रोमोलिक्यूल होता है जब एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है बाय जॉइनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स। पॉलीमराइजेशन क्या होती है कि जब स्मॉल मोनोमर्स, मोनो क्या होता है? सिंगल, जिस तरह डाइएटॉमिक in नेचर होता है, देयर मोनोएटॉमिक in नेचर, मतलब एज सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। तो जब बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होते हैं इन सुटेबल कंडीशंस, दे फॉर्म अ पॉलीमर, और जो प्रोसेस होता है पॉलीमर को बनाने का उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अब मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर इस तरह के डिविजन्स बहुत हैं। अब पॉलीमर्स को हम लोग 3 से 4 तरह डिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहली होती है नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स नाम से पता चल जाता है व्हिच आर नेचुरली मेड एंड दे आर अवेलेबल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दे आर यूज्ड एज फूड। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च। हम लोगों ने सब पे डिस्कशन करनी है। देन वी हैव सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर मतलब दे आर मैन मेड, एंड इनके एग्जांपल्स क्या हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन, पॉलीइथीन एक्सेट्रा। अब पॉलीमर्स को फर्दर डिवाइड करते हैं हम लोग एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है? जब अनसैचुरेटेड मोनोमर्स come together and join together to form one large molecule as the only product and no molecules or atoms are lost during the process। इसकी एग्जांपल है पॉलीइथीन। अब मेरी बात सुनिए, कंडेंसेशन और एडिशन के अंदर जो हमारा फर्क है ना, सबसे पहला फर्क क्या है कि एडिशन के अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है और एडिशन के अंदर नो मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास मेजर फर्क होता है, और इसकी एग्जांपल होती है नाइलॉन। अब नाइलॉन क्या है, पॉलीइथीन क्या है, पीवीसी क्या है, वी विल गेट इनटू दैट। सही है। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है? जब बहुत सारे मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं टू बिकम पॉलीमर, लेकिन एक प्रोडक्ट बनेगा और कोई मॉलिक्यूल्स हमारे लॉस्ट नहीं होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? बहुत सारे मोनोमर्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और अक्सर मेजॉरिटी केसेस के अंदर 2 बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, साथ हमारे पास वाटर भी बनता है। सो पहले हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन के कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहली बात है हाउ टू आइडेंटिफाई एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलीइथीन। मेरी बात सुनिए, होगा क्या? सबसे पहले हम लोग एक इथीन शो कराएंगे। फॉर एग्जांपल इथीन है, इथीन हम लोग शो कराएंगे डबल बॉन्ड के साथ, और उसके साथ हम लोग लिखेंगे एन। एन इंडिकेट्स के भाई बहुत सारे नंबर्स हैं। अब एग्जामिनर ने हमें मार्किंग स्कीम के अंदर क्राइटेरिया दिया होता है कि एटलीस्ट 2 रिपीट्स आर शोन,
एटलीस्ट 2 रिपीट्स आर शोन। होगा क्या, पॉलीमर्स बनेंगे किस तरह, ये जो डबल बॉन्ड है ये जाके टूट जाएगा और 2 न्यू बॉन्ड्स बनेंगे। लेकिन अब इसको हम ड्रॉ किस तरह करेंगे, दो तरीके होते हैं, हम किसी के अंदर भी 2 न्यू बॉन्ड शो नहीं कराएंगे कि जी हम इधर एच नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे, दो तरीका है। पहले तरीका ये है, हमने कार्बन के डबल बॉन्ड्स को ब्रेक किया, मार्क हमें 1 मार्क मिलता है, 1 मार्क मिलता है। 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है अक्सर कि आप लोगों ने 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जी, आपने एक एडिशन पॉलीमराइजेशन या सब्स्टिट्यूशन सॉरी या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करानी है 2 मार्क्स का। एग्जामिनर क्लियरली मार्किंग स्कीम में लिखता है, क्लियरली मार्किंग स्कीम में लिखता है, इफ डबल बॉन्ड शोन 0 मार्क्स। चाहे आपने जितना अच्छा ड्रॉ किया है, जितना क्लियर ड्रॉ किया, अगर डबल बॉन्ड शो हुआ इन द फाइनल, इन द फाइनल क्या कहते हैं, इन द फाइनल रिजल्ट, तो आपका सीधा सीधा 0 मार्क है। होगा क्या, तरीका समझे। सबसे पहले डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद ये देखिए हाइड्रोजन कार्बन, ये 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, राइट। उसके बाद एक और रिपीट यूनिट शो करेंगे कि जी 2 न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीका, एक है कि आप लोगों ने इस तरह कर्ली लाइंस बना दी और ये कर्ली लाइंस बना दी, शोइंग दैट कि भाई, शोइंग दैट कि बहुत नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन सकते हैं, क्योंकि वी हैव एन अमाउंट, एन अमाउंट मतलब कि जितने भी नंबर्स आप इमेजिन कर लें, 10 इथीन है, 1000 इथीन है, लाख इथीन है, करोड़ इथीन है, जितने आप लोगों ने करने कर लें, क्योंकि पॉलीइथीन है, बहुत सारे मोनोमर्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब एक और तरीका हमारे पास, एक और अप्रोच क्या होती है कि हम लोगों ने सिमिलरली इथीन लिखा, एन पीछे लिखा कि जी एन अमाउंट ऑफ इथीन। तरीका दूसरा क्या है, 2 रिपीट यूनिट शो कराई, इंस्टेड ऑफ दिस कर्ली लाइंस हमने क्या किया, हम लोगों ने ये ब्रैकेट बना दी, ब्रैकेट बना के लाइन शो कर दी कि भाई 2 न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं। ये ब्रैकेट को बेसिकली ब्रेक किया इस तरह, फिर इस तरह, और बीच में एक लाइन। सो दिस विल शो अस दैट हमारे पास भाई 2 बॉन्ड्स बनने की गुंजाइश है, 2 बॉन्ड्स बनने की गुंजाइश है, और एन अमाउंट हमने लग दिया, एन अमाउंट हमारे पास कैपेसिटी है 2 न्यू बॉन्ड्स की, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और इधर ब्रैकेट लगा के एन कर दिया कि भाई दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। हमने एटलीस्ट 2 रिपीट शो करने होते हैं, हमारे एग्जामिनर मार्किंग स्कीम की क्राइटेरिया होता है। अंडरस्टैंड, होपफुली अंडरस्टैंड, नहीं तो आप लोगों ने क्या करना है, तरीका मैंने समझा दिया। जितने भी पॉसिबल एडिशन पॉलीमराइजेशन है, जितने भी पॉसिबल एडिशन पॉलीमराइजेशन है, आपने उन सब की प्रैक्टिस कर दी। मैं भी अभी जितने भी हैं मैं करा रहा हूँ, लेकिन जो जितने मैंने कराए हैं, आप लोग उसके बाद एक A4 शीट लें और खुद अपना बनाना शुरू कर दें। यूजेस ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन बैग्स, एक्सरे फिल्म्स एंड प्लास्टिक शीट्स के अंदर यूज होते हैं। देन वी हैव प्रोपीन। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, प्रोपीन के अंदर, अच्छा हम लोग ना ब्रांच कर देते हैं अक्सर चीज़ों को, आइसोमर वाला नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोपीन है, तो ये एच इस तरह बनेगा ना, तो हम इस एच को हम लोग CH3 लिख लेते हैं, ठीक है, हम इसको CH3 लिख लेते हैं। तो जिस तरह इधर हुआ है हमारे पास, जिस तरह हम लोग ने इधर प्रोपीन के केस में किया है कि हम लोगों ने ये देखिए CH3 था, H ये प्रोपीन का हम लोगों ने डबल बॉन्ड भी शो करा दिया, इधर हम लोगों ने CH3 लिख दिया, इंस्टेड ऑफ हम लोग पूरा नया बनाते CH3 बना दिया। पीछे N है, डबल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने हम लोगों ने क्या शो कराने, रिपीट यूनिट आप लोगों ने शो कराना है, और आपने शो कराना है कि जी ये जो हमारे बॉन्ड हैं, ये जो हमारे बॉन्ड हैं जी, ये हमारे टूट गए। यूजेस क्या है, प्लास्टिक बॉटल या कंटेनर। सिमिलरली हमारे पास ये जो होता है, इसको हम लोग क्लोरोइथीन कहते हैं या विनाइल क्लोराइड कहते हैं। अगेन हम लोग अपने रिपीट यूनिट शो कराएंगे, सिंगल बॉन्ड जो है, कार्बन का डबल बॉन्ड टूटा है। यूजेस क्या है, ये पीवीसी हमारे घरों की कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोली विनाइल क्लोराइड। मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या होता है, ये होता है पोली विनाइल क्लोराइड। और इसके यूजेस क्या होते हैं, ये यूज होते हैं वाटर प्रूफिंग के अंदर और इंसुलेटिंग मटेरियल्स के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। ये जितने भी मैंने ड्रॉ किए, ये 3 से 4 पॉसिबिलिटीज होती है हमारी एडिशन पॉलीमराइजेशन की। A4 शीट पकड़ें और ड्रॉ करना शुरू कर दें, क्योंकि आप लोगों के सबसे ज्यादा मार्क स्ट्रक्चर में कटेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और बाकी आपकी सारी मेमोराइजेशन की गेम है और कॉन्सेप्ट को समझनी है। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आ रही है, इधर कॉन्सेंट्रेट रहें, इधर कॉन्सेंट्रेशन अपनी पीक पे रखें, सुने गौर से। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या कहा कि अब इसके अंदर 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और 2 डिफरेंट मोनोमर्स हैं, 2 डिफरेंट मोनोमर्स हैं और 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सबसे पहले नाइलॉन, नाइलॉन का एक और नेम होता है पॉलीएमाइड, एग्जामिनर दोनों यूज करता है। 2 मोनोमर्स हैं, डाई अमीनो एंड डाई कार्बोक्सिलिक। ये क्या करते हैं, डाई अमीनो और डाई कार्बोक्सिलिक
दे रिएक्ट टू फॉर्म नाइलॉन। अच्छा, हमारे एग्जामिनर के अंदर जितने भी फिगर्स होंगे ना, उसके अंदर जो हमारे पास मोनोमर्स होते हैं ना, ये डाई अमीनो, डाई कार्बोक्सिलिक, डाईओल, इन सब के साथ ना इस तरह एक बॉक्स कंटेन होता है, और इधर कॉर्नर्स के ऊपर ना जितनी भी चीजें बन रही हैं कॉर्नर्स के ऊपर बन रही होती हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर बॉक्स के अंदर कभी भी नहीं बताता हो रहा क्या है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसमें लिखा है, जो हमारा बॉक्स होता है ना, उसके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन होती है, ठीक है। ये लिखनी जरूरी नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बताया। अब डाईअमीन ग्रुप होता है हमारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला, ठीक है। तो डाईअमीनो यहाँ से डिराइव हुआ। डाईअमीनो का किस तरह हम लोग ने देखा, बॉक्स की एज पे ये बन रहा है नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन बॉन्ड, सिमिलरली नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इन्होंने रिएक्ट किया डाइकार्बोक्सिलिक के साथ। डाइकार्बोक्सिलिक के अंदर क्या है, COOH, कार्बोक्साइल ग्रुप है, कार्बोक्साइल ग्रुप शो हो रहा है, ठीक है। दो हैं, डाई होगी, डाई डाई का क्या मतलब होता है, डाई एटॉमिक नेचर है, डाई है, दो है, एक और ये दो, ठीक है। अब ये होगा क्या, हाउ दे विल रिएक्ट, ये रिएक्ट किस तरह करेंगे। सबसे पहला काम सिमिलर क्या करेंगे, OH और H को पकड़ेंगे, वाटर बना देंगे। OH और H को पकड़ेंगे, वाटर बना देंगे। बाकी जितना रह जाएगा उसको हम लोग एज अ सिंगल यूनिट लिखेंगे। और जिधर ये लिंक होगा नाइट्रोजन और कार्बन, उस लिंकेज को हम कहेंगे एमाइड लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिधर ये लिंक होगा इनको क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे एमाइड लिंकेज। इनको हम क्या कहेंगे, एमाइड लिंकेज। यूजेस क्या नाइलॉन के, दे आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल फाइबर, दे आर यूज्ड इन सॉक्स, फिश नेट्स एंड नाइलॉन रोप्स, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास जो एग्जाम में पूछता है उसको कहते हैं टेरिलीन या पोलिएस्टर। पोलिएस्टर हम लोगों को पता है, पोलिएस्टर आप लोगों को, अगर इफ यू हैव लिटिल नॉलेज, पोलिएस्टर हमारी क्लोथिंग में यूज होता है, ठीक है। पोलिएस्टर हमारी क्लोथिंग में यूज होता है। टेरिलाइन के अंदर दो मोनोमर्स होते हैं, डायोल एंड डाइकार्बोक्सिलिक। डायोल का क्या मतलब है, अल्कोहल बट इन डाइएटॉमिक नेचर। तो ये HO और ये OH, डायोल अंदर बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हाइड्रोकार्बन है। सिमिलरली डाइकार्बोक्सिलिक COOH का कार्बोक्साइल ग्रुप की, ये आप लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया। अब ये ज्वाइन जब होंगे, अब ये मेरी बात सुनने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब ज्वाइन होंगे तो क्या बनेगा, वाटर हम लोग ने निकाल लिया, OH और H को साइड पे किया, OH और H को साइड पे करके वाटर बना दिया। इधर क्या बन जाएगा, इधर देखो, ये देखो, ये हमारे पास पीछे कितना रह जाएगा, कार्बन एंड डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। इधर क्या, ये H चला जाएगा तो इधर O आ जाएगा। तो जिधर ये दो लिंक होंगे, ये क्या बन जाएगा, कू बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O किधर हम लोग ने पहले पढ़ा है, एस्टर में। तो याद रखें, अपने आप को किस तरह याद कराएं, आप कहोगे जी टेरिलीन के अंदर हमेशा, टेरिलीन के अंदर, पोलिएस्टर के अंदर हमेशा एस्टर लिंकेज बनेगा, और एस्टर लिंकेज बनेगा, और हमेशा नाइलॉन के अंदर कौन सा लिंकेज बनेगा, नाइलॉन के अंदर हम कौन सा लिंकेज बनेगा, एमाइड एमाइड लिंकेज बनेगा, एमाइड लिंकेज बनेगा। एमाइड लिंकेज कौन सा होता है, आइडेंटिफाई याद करें, अपने आप को याद रखें। एमाइड लिंकेज क्या होता है, जब नाइट्रोजन और कार्बन लिंक होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एमाइड लिंकेज। अब ये हमारे पास टेरिलीन और नाइलॉन हो गए, ठीक है। ये हमारे पास दो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं जो हमारे एग्जाम में हमें इसके स्ट्रक्चर्स और इसके सारे मोनोमर्स और इसकी सारी बातें पता होनी चाहिए। अब हमारे पास आते हैं नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये क्या थे, ये सिंथेटिक मैन मेड पॉलीमर्स हैं। अब ये आगे नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर्स। नेचुरल के अंदर हमारे पास है सबसे पहले प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्स हमारे पास क्या होते हैं, एग्स हैं, मीट्स हैं, बीन है, एक्सेट्रा, सबको पता है, सोर्सेज नहीं पूछता, सर समझाने के लिए बताया। मोनोमर्स अगर पूछ भी लिया तो इट्स बेसिक नॉलेज। मोनोमर्स क्या है, प्रोटीन के मोनोमर होते हैं एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स हमारे मोनोमर्स होते हैं, बायो वालों को तो पता होगा, एमिनो एसिड्स। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन होते हैं। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन हमारे सिलेबस से निकल चुका है, जब पहले था भी तो बहुत बेसिक सी चीजें थी, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन के अंदर क्या है, जब हम लोग प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं इनटू इट्स मोनोमर, इनटू अमीनो एसिड बाय वाटर। टाइप्स कौन से, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन प्लस हीट, एंड डाइल्यूट बेसिक सॉल्यूशन प्लस हीट। देन वी हैव स्टार्च। स्टार्च के सोर्स क्या है, पोटैटो, राइस एक्सेट्रा। मोनोमर्स है इसके ग्लूकोज, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का कुछ बनता है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का कुछ बनता है कि हमारे पास इधर डायोल है, इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास डायोल है। डायोल में से हम लोग ने हाइड्रोजन OH और H निकाल दिया तो वाटर बन जाएगा, और बाकी सिर्फ ऑक्सीजन रह जाएगा विद हाइड्रोकार्बन के बॉक्सेस, ठीक है। ये डायोल का मैं शो कर रहा हूँ, सॉरी स्टार्च का नहीं है, दिस इज जस्ट डायोल। डायोल क्या होता है ना, डायोल ऊपर मैंने भी बताया, वैसे डायोल ही होता है, ठीक है। ओके, देन वी हैव फैट्स।
फैट्स हमने कहा फैट्स की सोर्सेज हैं ऑल एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल, इसके मोनोमर्स हैं ग्लाइसरोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ग्लाइसरोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ग्लाइसरोल हो ओके, ग्लाइसरोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा हमारे ना एग्जाम हमारे ना सिलेबस के अंदर फैट्स का स्ट्रक्चर था, अब रिमूव हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। बहुत सिंपल सा, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। फैट्स का ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कब पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा। फैट्स का याद करना, फैट्स को किस तरह याद करना, समझ लो ये ई है, ये ई है, ये ई से साथ ओ एच है, ओ एच है, ओ एच है, और इधर साथ हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, सॉरी सी ओ ओ एच है, इधर हाइड्रोकार्बन है, इधर क्या हुआ वाटर बन गया, तो वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये इस तरह का कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो, और इधर ऑक्सीजन 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 एन अमाउंट पे। ये हमारे पास फैट्स का स्ट्रक्चर होता था। फैट्स का स्ट्रक्चर हम लोग किस तरह याद करवाते थे कि भाई ई से याद कर लो, ई से। सो वो अब निकल चुका है, अब हमारे सिलेबस में है नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कहा था। अब एमिनो एसिड्स हमारे पास हैं। एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, डायमीन, डायमीन में सेम चीज़ यही हो रही है, लेकिन अब एमिनो डायमीन इसके अंदर सेम चीज़ हो रही है, लेकिन अब इसके अंदर फ़र्क क्या आता है कि ये देखें, ये हमारे पास एमीन आ गया, इधर ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, एंड सिमिलरली सी डबल बॉन्ड ओ एच आ जाता है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, एक दफ़ा एग्जामिनर ने एक बड़ा बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जो काफ़ी लोगों को ज़रा कन्फ्यूजन हुई थी। उसमें अंदर क्या था, जबकि था बहुत सिंपल सा, तो मैं जल्दी से लिखवा देता हूँ क्वेश्चन। हो यार, मैं इसकी थोड़ी सी थिकनेस कम कर लूँ कि अरेज हो जाए। ये डायोल का स्ट्रक्चर था, बेसिक सा था, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन था आपका कि गिव वन, क्वेश्चन था वन स्ट्रक्चरल similarity and difference between, one structural similarity and difference between नायलॉन एंड प्रोटीन। तो ये याद रखना सिमिलैरिटी क्या है इनके पास, आप लोगों ने नोटिस भी कर लिया होगा अब तक होपफुली। सिमिलैरिटी क्या है कि दे बोथ कंटेन लिंकेजेस, दे बोथ कंटेन लिंकेजेस, दे बोथ कंटेन लिंकेजेस। क्या मतलब, आप देख सकते हैं इनका जो लिंकेज है, एमाइड लिंकेज सेम है। और डिफरेंसेस क्या हैं, डिफरेंसेस हमारे पास हैं कि बोथ हैव डिफरेंट मोनोमर्स, बोथ हैव डिफरेंट मोनोमर्स। तो ये एक दफ़ा क्वेश्चन आया था, तो सिमिलैरिटी में थोड़ी सी कंफ्यूजन आई थी, तो मैंने कहा चले ये क्वेश्चन में ही दिखवा देता हूँ। ओके, नाउ वी हैव प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स का बहुत छोटी सी बात है। प्लास्टिक्स में सबसे पहले प्लास्टिक की एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है कि भाई दे आर लाइट इन वेट, दे आर गुड इंसुलेटर्स, दे आर लाइट इन वेट, दे आर गुड इंसुलेटर्स। नॉन पोरस है, नॉन पोरस मतलब दे क्या कहते हैं, दे डज नॉट अलाउ यू टू पेनिट्रेट, या दे आर नॉट अलाउइंग लिक्विड और एयर टू पास थ्रू, ठीक है, इट इज नॉन पोरस। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर रस्ट रेजिस्टेंट एंड दे आर चीप, दे आर चीप। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहला डिसएडवांटेज है दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि नेचुरल ऑर्गेनिज्म के थ्रू इसका ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, thus it contributes to it contributes to our pollution। तो सेकंड इसका क्या है कि ऑन बर्निंग इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक गैसेस देयरफॉर कॉजेज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। क्यों, बिकॉज ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्यों, क्या मतलब कि ये जो हमारे नेचुरल तरीके से नेचुरल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। सही हो गया, ये हमारे प्लास्टिक्स खत्म। नाउ वी हैव फ्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुने। आखिरी चीज रहेगी, आई नो अब तक आप शायद थक गए हो, बट प्लीज बेशक रेस्ट ले लें, 5 मिनट रेस्ट ले लें, गेट बैक टू द वीडियो, लेकिन ये गौर से सुने। फ्यूल्स, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, हमने कहा देयर आल्सो नोन एज क्रूड ऑयल।
क्रूड ऑयल क्या होता है? एक विस्कस, एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है which contains a mixture of hydrocarbons and can be separated via fractional distillation. इधर वीडियो पॉज कर दें अगर आप लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं पता क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री की वीडियो जाकर देखिए। एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीपी आपकी नॉलेज है और उसके अंदर मैंने सारी चीजें समझाई हुई। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, क्या नहीं होता, फिर भी समझा देता हूँ थोड़ा सा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है बेसिकली सेपरेशन of liquids on the basis of their boiling points. तो process क्या है कि the mixture of hydrocarbon is separated on the basis of different boiling points. The petroleum is first heated in a furnace. The oil vaporizes, कौन सा oil? The crude oil vaporizes and passes up the fractionating column. The fraction condenses out of the column at different heights depending on their boiling points. तो different temperature पे different चीज वेपराइज हो रही है और फिर वो लेटर कंडेंस हो रही है आउट ऑफ द कॉलम और डिफरेंट हाइट्स पे डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास ये स्ट्रक्चर आप समझ लें बेसिकली क्या हो रहा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फर्नेस है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इधर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो मैं टेम्परेचर के साथ यूजेस मैंने मेंशन कर दिया। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में एक मार्क के छोटे छोटे थ्योरी के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं बहुत। सबसे पहले टेम्परेचर याद हो ना हो, यूजेस याद हो। 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमारा पेट्रोल बनता है विच इज यूज्ड इन आवर कार्स। 110 डिग्री सेल्सियस में हमें नैप्था मिलता है, नैप्था इज यूज्ड इन केमिकल प्रोडक्शन। 180 डिग्री सेल्सियस में हमें केरोसिन मिलता है, केरोसिन ऑयल जो है हमारे जेट फ्यूल्स में यूज होता है, जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, जो हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं हमारे पास, एविएशन जितनी भी होती है उसके अंदर केरोसिन फ्यूल यूज होता है। फिर 260 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमें डीजल मिलता है जो हमारे डीजल इंजन के अंदर यूज होता है, एंड देन द 340 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमें रेजिड्यू फ्यूल मिलता है जो हम लोग शिप्स के अंदर यूज करते हैं, जो हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर यूज करते हैं। अच्छा, इधर ब्यूटामिन भी होता है। ब्यूटामिन जो होता है इट इज यूज्ड फॉर रोड्स एंड रूफ्स। मतलब बेसिकली जो है ब्यूटामिन जो होता है वो फ्रिक्शन के लिए यूज होता है, ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम आ गया। ये क्या आ गया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। हुआ क्या? पेट्रोल जो है हमारा, क्रूड ऑयल जो है उसको सेपरेट कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। पेट्रोलियम जो है वो पहले हीट होता है इन अ फर्नेस, ऑयल हमारा वेपराइज होता है एंड पासेस अप द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। द फ्रैक्शन कंडेंसेस आउट ऑफ द कॉलम एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। आखिरी चीज हमारी रह गई क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। होता क्या है क्रैकिंग के अंदर? होता क्या है, जब एक लॉन्गर चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मोर यूजफुल फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स टू मीट द इंडस्ट्रियल फ्यूल डिमांड। इसकी कंडीशंस होती हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज कैटलिस्ट, 350 डिग्री सेल्सियस एट हायर टेम्परेचर। एंड इसके एक एग्जांपल किस तरह है, एक लार्ज सप्लाई या एक लॉन्गर चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन के डिकेन है। डिकेन मतलब के 10 C10 डिकेन, और एन डेक से क्या हुआ 10, एन से क्या हुआ एल्केन, डीकेन है। उसको हम लोगों ने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज कैटलिस्ट, 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो उसने क्या दिया हमें? उसने C8H18 ऑक्टेन दिया, साथ हमें C2H4 ईथीन दिया। मतलब कि वो हमें फ्यूल भी दे रहा है और स्मॉलर चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी दे रहा है। एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है कि जी व्हाई क्रैकिंग इज इंपॉर्टेंट, व्हाई क्रैकिंग इज इंपॉर्टेंट। तो हम लोग उसके अंदर क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्रैकिंग समझाते हैं कि जी लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग स्मॉलर चेन में क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन इज नॉट इन डिमांड, हाई लॉन्गर चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नॉट इन डिमांड, वेयर स्मॉलर चेन्स आर इन डिमांड। तो हम लोग उसको ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम लोग ज्यादा क्रैकिंग करते हैं ताकि हम लोग इंडस्ट्रियल फ्यूल डिमांड को मीट कर सके हैं। ये हमारे आगे थर्डली जो बात होती है कि साथ हमें स्मॉलर चेन्स ऑफ इथीन भी मिल रहे हैं जो कि हम लोग इसको फर्दर यूज कर सकते हैं इन मेनी अदर वेज, ठीक है। तो ये 4 से 5 मार्क के क्वेश्चंस आए हुए हैं क्रैकिंग पे कि भी क्रैकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। क्रैकिंग इंपॉर्टेंट इसलिए सबसे पहले लॉन्गर चेन को तोड़ती है इनटू स्मॉलर मोर यूजफुल फ्रैक्शंस। तो उससे फायदा क्या होता है? पहली बात हम लोग क्यों करते हैं, पहली बात जो लॉन्गर चेन है दे आर नॉट इन डिमांड। इधर मैं लिख लेता हूँ, कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ कि याद रहे। सबसे पहली चीज, लॉन्गर चेन्स आर नॉट इन डिमांड, लॉन्गर चेन्स आर नॉट इन डिमांड। दूसरी चीज आर नॉट इन डिमांड, दूसरी चीज स्मॉलर चेन्स
Smaller chains are in demand. Smaller chains are in demand. ये दो separate points हैं. ये दो separate points हैं, इसमें दो separate marks मिले हुए हैं. Smaller chains are in demand. So to meet the industrial fuel demand, we crack our hydrocarbon so that we get useful fractions where we get पेट्रोल हमें मिलता है जिससे हम लोगों ने अपनी फ्यूल डिमांड पूरी कर ली. एंड सेकेंडली हमें स्मॉलर चेंज जिसके अंदर इथीन और वो चीजें भी मिलती है जिसको हम लोग फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं इन मेनी अदर एस्पेक्ट्स. ठीक है, यहाँ पे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई. अगेन ओ लेवल्स वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें हमारे पास इतनी डिटेल नहीं है. सारी चीज़ें मेमोराइजेशन किया है, कॉन्सेप्ट को समझना है. मैंने आपको क्या कहा था, जितने भी प्रोसेस को समझना है उनकी कंडीशंस को समझना है. प्रोसेस को याद करना है, कंडीशंस को याद करना है, स्ट्रक्चर्स को याद करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल नहीं होती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंथी होती है. ठीक है, we are done with organic chemistry, we are done with our entire chemistry syllabus. We will move on to past paper sessions, and simultaneously we will also start our live streams of physics where we will finish our it will be a crash course जिधर हम लोग बहुत जल्दी जल्दी at good pace हम अपना पूरा फिजिक्स का सिलेबस कवर करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू इट्स पास्ट पेपर्स एज वेल. बट साइमल्टेनियसली हमारी केमिस्ट्री की पास्ट पेपर्स प्रैक्टिसेस भी चलती रहेंगी. एटीपी पे भी हम लोग ने बात करनी है. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. खुश रहें, अल्लाह हाफिज़. सब्सक्राइब फॉर द चैनल, लाइक शेयर, और जिन जिन दोस्तों को केमिस्ट्री के अंदर मसला है उनको ये चैनल का लिंक सेंड करें ताकि उनकी भी मदद हो सके. एंड आई वांट कि मैक्सिमम जितने लोगों की मदद हो सके हो जाए. ठीक है जी, खुदा हाफिज़.